वेलकम बैक। हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स डिस्कस कर रहे हैं अबाउट क्रिमिनल टेंडेंसीज एंड क्रिमिनल बिहेवियर। और इन माय ओपिनियन, एज वी हैव डिस्कस्ड, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर क्रिमिनोलॉजी कोर्स, बिकॉज यही बेसिस फराहम करता है क्रिमिनोलॉजी के अंदर क्रिमिनल बिहेवियर को स्टडी करने के, उसके कॉजेज, उसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स एंड देन उसको कंट्रोल करने के जो भी मेजर्स हैं। अगेन, ऑल द बेसिस आर फॉर्म्ड ऑन दैट। और इस सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स का कंपोनेंट है, उसका सबसे मेन स्ट्रीम है, जो कि बैकबोन है हमारी क्रिमिनोलॉजिकल साइंसेस की, वो है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। सो लेट्स सी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या कहते हैं। कहते हैं कि बायोलॉजिकल और जो साइकोलॉजिकल रीजंस फॉर क्रिमिनल बिहेवियर हैं वो गलत हैं, या उनकी कोई ख़ास एम्पिरिकल वैल्यू नहीं है, दे आर अनफाउंडेड। आप कहते हैं कि क्रिमिनल बायोलॉजिकली एबनॉर्मल है, उसके कुछ बॉडी फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से क्रिमिनल हो, लेकिन हमने वो बाद में ऐसे लोग भी देखे कि जो बिल्कुल फिजिकली तमाम वही फीचर्स रखते हैं जो एक नॉर्मल आदमी रखता है, लेकिन फिर भी बड़े खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं। इसी तरह से साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को भी ये रिजेक्ट करता है, बिकॉज अगैन इसकी एम्पिरिकल वैल्यू नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनके अंदर कोई एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होती है, कोई इनकम्प्लीट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होती, बल्कि वो तो बड़े जरखेज दिमाग होते हैं, बड़े जहीन भी होते हैं। नाउ विद द क्राइम, विद द क्रिमिनल एक्टिविटी इवॉल्व, तो फिर तो बहुत ही, बल्कि बाज़ औक़ात तो ओवर इंटेलिजेंट लोग इस क्राइम को कमिट कर रहे होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डिसएग्री करती है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की जो स्ट्रीम है। वो कहते हैं क्राइम इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स बाय अ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकली नॉर्मल पर्सन इन एन एबनॉर्मल सोशल कंडीशन। यानी दो चीज़ें उसमें नॉर्मल होंगी, हो सकती हैं, वो बायोलॉजिकली भी नॉर्मल होगा, वो साइकोलॉजिकली भी नॉर्मल होगा, दिमाग भी ठीक चलता होगा, जिस्मानी आज़ा भी ठीक काम करते होंगे, लेकिन जो उसकी सोशल कंडीशंस हैं, जो उसके हालात हैं, माशरती समाजी हालात, वो ठीक नहीं है, मुआशरा ख़राब कर रहा है उसको। ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। और जैसे हमने डिस्कस भी किया कि जब भी हम क्रिमिनोलॉजी में बात करेंगे क्राइम की, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस ही इस बात पे करा होगा कि क्राइम एज अ सोशियोलॉजिकल फिनोमिनन। तो ये सोशल स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस की बात करता है कि किस तरह सोसाइटी या समाज के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स, उसके इदारे, इंस्टीट्यूशंस, उसकी उनका एक फ्रेमवर्क जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। उसके कुछ प्रोसेसेस, समाज के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं शायद जो कि क्राइम को परपेट्रेट करती हैं, क्राइम क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर अपना रोल प्ले करती हैं। सो सोशल स्ट्रक्चर थेरीज आ जाती हैं और सोशल प्रोसेसेस थेरीज आ जाती हैं। ये दो स्ट्रीम, सब स्ट्रीम्स आप कह लें, इनके अंदर निकलती हैं। तो अभी हम सोशल स्ट्रक्चर थेरीज की तरफ चलते हैं। चैलेंज दोज हु सजेस्ट क्राइम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सम पर्सनल ट्रेट और इंडिविजुअल चॉइस। तो रैशनल चॉइस थेरी जैसे कहती है कि क्राइम एक रैशनल चॉइस है, बंदा वैल्यू असाइन करता है कॉस्ट को, बेनिफिट्स को, अगर कॉस्ट कम आती है बेनिफिट ज़्यादा आता है, क्राइम कमिट करता है। कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल चॉइस का इतना लेना देना नहीं है, या पर्सनल ट्रेट भी नहीं। कोई अपने जीन्स में शायद क्रिमिनल बिहेवियर नहीं लेके आता है, शायद नहीं बल्कि यकीनन। तो कहते हैं ये बड़ा ही एक डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का क्लेम है कि क्राइम जो है वो पर्सनल ट्रेट से आता है, बल्कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं, जिन हालात में वो बंदा रह रहा है, गुर्बत की कंडीशंस हैं, अमारत की कंडीशन है, अमीर है, बहुत अमीर है, बहुत गरीब है, खाने को रोटी नहीं है, सोसाइटी के अंदर एक डिस्पैरिटी है, अमीर गरीब का फ़र्क ज़्यादा, इसकी वजह से उससे फ़र्क बहुत ज़्यादा रखा जाता है। तो फिर वो डिटोरिएटेड लोअर क्लास के एरियाज़ में ज़्यादा क्राइम होता है, जहाँ पर खाने पीने के मसाइल हैं, जहाँ पर पेट पालने के मसाइल हैं, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के मसाइल हैं। और फिर ये की डिटर्मिनेंट बन जाता है क्रिमिनल बिहेवियर का। क्या चीज़ें? पॉवर्टी, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ एट्सेट्रा। लो एजुकेशन भी इसमें आ सकता है, क्योंकि लो एजुकेशन इज ऑल्सो नाउ one of the main disadvantages of being poor. The real crime problem is essentially a lower class phenomenon, क्योंकि स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर मुख्तलिफ स्ट्रेटा में डिवाइड करता है सोसाइटी को, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, बल्कि इसके अलावा 9 मतलब इसको इंक्लूड करके नहीं। तो वो कहते हैं कि ये जो गरीब होना है ना, और गुर्बत में सबसे नीचे की सतह पे रहना है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम प्रॉब्लम बन जाता है। सोशल स्ट्रक्चर थेरीज कहती हैं कि लोअर क्लास फिनोमिनन क्या है? आप पुअर हैं, आप लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, ये क्रिमिनल बिहेवियर को ब्रीड करता है।
और ये फिर यूथ के अंदर क्रिमिनल टेंडेंसीज को उजागर करता है, उनके अंदर एक हल्की सी टेंडेंसी, हल्का सा रुझान पैदा होता है जुर्म कमिट करने का, और फिर वो उनकी जवानी तक जाता है, और वो जवानी के अंदर उसको मुसलसल प्रैक्टिस करके फिर वो पक्के ठके बन जाते हैं क्रिमिनल्स। सोशल फोर्सेस बिगिन टू अफेक्ट पीपल व्हाइल दे आर रिलेटिवली यंग एंड कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस देम थ्रू आउट देयर लाइफ। जब दिमाग कच्चा होता है, आपने सुना होगा ये लफ्ज़ कि जी दिमाग कच्चा है बच्चे का, और उस पर भी कोई भी चीज़ असर कर सकती है। बच्चों के सामने खास कर एहतियात करें, कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, सिगरेट मत पिएं बच्चों के सामने, वायलेंस मत देखें, वो गुस्सा चीखो पुकार नहीं हो। क्यों? क्योंकि फिर वो उन चीज़ों को इंटरनलाइज कर लेते हैं। इसी तरह क्रिमिनल बिहेवियर भी यंग माइंड के अंदर एक दफ़ा अगर वो उसको देखता जाए तो फिर वो उसको इंटरनलाइज कर लेता है, उसको नॉर्मलाइज कर लेता है, उसे लगता है ये ठीक चीज़ है, क्या पता आइडियल चीज़ है। ठीक है जी। Once exposed to continual stream of violence in deteriorated inner city neighborhoods, they are more vulnerable to become a criminal। ठीक है जी। तो फिर वो फिर ना सिर्फ क्रिमिनल बनेंगे बल्कि परसिस्टेंट क्रिमिनल्स बनेंगे। एक चीज़ है इनर सिटी नेबरहुड्स का जिक्र किया है, वो जब हम अभी एक थेरी पढ़ेंगे तो हम आपको सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थेरी में आपको बड़ा क्लियरली समझाएंगे। ठीक है जी। अब पहली थेरी जो सोशल स्ट्रक्चर थेरी की है वो है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थेरी। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को कैसे समझा जाए? देखिए, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से क्या होना, सोसाइटी है उसके अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन है, बेतरतीबी है, उसके अंदर कुछ डिसिप्लिन की कमी है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है उसके अंदर। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे अहम चीज़ क्या होती है? सबसे आसान जो फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करता है, दैट फैक्टर इज होमोजेनिटी, यूनिफॉर्मिटी। जब एक तरह के लोग होंगे, एक किस्म की सोशो इकोनॉमिक क्लास होगी, रिलीजन सिमिलर होगा, कास्ट सिमिलर होगा, रेशल मेकअप सिमिलर होगा, रूटीन, तो फिर डिसऑर्गेनाइजेशन के चांसेस, लाइवलीहुड कम है। क्यों? क्योंकि होमोजेनिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन इजीली अचीव हो सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू इट, अगर हम ऐसे नेबरहुड में रह रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल रेसेस हैं, मल्टीपल वैल्यू सिस्टम्स हैं, हर रेस का, हर सोशो इकोनॉमिक क्लास के फिर अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, फिर ज़्यादा डिसोनेंस होगी, कॉन्फ्लिक्ट के ज़्यादा इम्कानात होंगे। जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फिर आपको 2 या 3 चॉइसेस में से किसी एक को ऑप्ट करना पड़ता है, और फिर वो ऑप्ट करने का इम्कान ज़्यादा होता है जिस चॉइस को, जो ज़्यादा चॉइस आपको लगे, जिसके रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे लगे, जो ज़्यादा फ्लैशी हो। ठीक है जी। फोकस इज ऑन द कंडीशन विद द अर्बन एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट्स क्राइम रेट्स। ये चीज़ बहुत क्लियर है, क्योंकि विलेजेस या रूरल सेटअप में आमतौर पर यूनिफॉर्मिटी, होमोजेनिटी ज़्यादा होती है इन कॉन्ट्रास्ट टू अर्बन एनवायरनमेंट। अर्बन एनवायरनमेंट में भी जो इनर सर्कल्स हैं सिटी एरियाज के, उधर शायद ज़्यादा डिस्पैरिटी होती है, ज़्यादा डिफरेंशिएशन होती है। पर्सन्स फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियरल चॉइसेस दैट अ पर्सन मेक्स। उसकी जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, घर के करीब पार्क है नहीं है, घर से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, अब तो रेलवे स्टेशन से ज़्यादा बस स्टेशन कितना दूर है, कम्यूट टाइम कितना लगता है, स्कूल्स कितने दूर हैं, स्कूल्स की हालत, ये फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया। इसी तरह सोशल एनवायरनमेंट, क्या स्ट्रक्चर है, फैमिली सिस्टम कैसा है, एक्सटेंडेड फैमिली साथ रहती है, बच्चे शाम को क्या करते हैं, खेलते हैं नहीं खेलते, पढ़ाई का क्या रुझान है, ये तमाम चीज़ें आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियरल चॉइसेस। फिर ये डिसाइड करती हैं कि आपने किस बिहेवियर को इख्तियार करना। और ये थेरी शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के 2 बड़े जाने माने सोशियोलॉजिस्ट थे, क्लिफर्ड शॉ और हेनरी मैके। तो शॉ एंड मैके की थेरी हम आमतौर पे याद रखने के लिए भी करते हैं। सो शॉ एंड मैके वर द वंस हु प्रपोज्ड दिस। उन्होंने कहा कि ये जो डिसऑर्गेनाइज्ड ट्रांजिशनल अर्बन एनवायरनमेंट, ट्रांजिशनल अर्बन एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज करने वाला है, जो ट्रांजिशन में है, जो मुसलसल मॉडिफाई हो रहा है, कभी वहाँ पर कुछ हिस्पैनिक्स आके रहने लग गए हैं, कभी थोड़े से एशियंस आ गए हैं, कभी कुछ कलर्ड पीपल की पॉपुलेशन बढ़ गई है, मुस्लिम्स अरब्स आके रह रहे हैं, लेकिन आके स्टेबली रह नहीं रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है। कभी 20 घर ज़्यादा हो जाते हैं हिस्पैनिक्स के, फिर थोड़ी देर से बाद थोड़े अरब ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक ट्रांजिशन मुसलसल रह रही है, स्टेबिलिटी नहीं है उस सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसे नेबरहुड्स का क्राइम रेट ज़्यादा होता है। ये 1920s में एक रिसर्च की गई जिसमें पाया। और क्या ऑब्जर्वेशंस थी कि जो क्राइम रेट जिन जगहों पर हाईएस्ट है वहाँ पर 3 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। फिजिकल डाइलैपिडेशन, यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूट फूट का शिकार है, कमरे टूटे फूटे हैं, पेंट नहीं है, दरवाज़ा है नहीं है, दरवाज़ा टूटा हुआ है, प्राइवेसी ख़राब है, पार्क है तो झूले टूटे हुए हैं, झूलों घास उड़ी हुई है, फुटबॉल नहीं खेली जा सकती है, ये सारी चीज़। पॉवर्टी नेचुरली फिर ऐसे इलाकों में ही पॉवर्टी भी ज़्यादा होती है, गुर्बत ज़्यादा, हाई लेवल ऑफ एथनिक एंड कल्चरल मिक्सिंग, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की,
एथनिक और कल्चरल मिक्सिंग ज़्यादा है इंटरमिक्सिंग, यानी होमोजेनिटी कम है, हेट्रोजेनिटी ज़्यादा है। हेट्रोजेनिटी के अंदर भी एक ट्रांजिशन है, मुसलसल चेंज हो रहा है, लोग कभी किराया नहीं दे पा रहे, वो घर चेंज करके कहीं और कोई और आके रहने लग जाता है। मुसलसल एक हलचल, एक हमड्रम सी है इस एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये तीन चीज़ें क्या हैं? फिजिकल डायलेपिडेशन, टूट फूट का शिकार है, पॉवर्टी है, और कल्चरल रेशियल इंटरमिक्सिंग ज़्यादा है। During a period that was fairly typical of the transition occurring in many other urban areas, इसी किस्म का environment, ये तो शिकागो में उन्होंने ढूंढा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अर्बन सेंटर्स में 1920s में आफ्टर द वॉर थोड़ी सी तरक्की हो रही थी, अब अर्बन सेंटर्स इवॉल्व कर रहे थे, लेकिन ट्रांजिशन बहुत तेज़ी से हो रही थी। तो नॉट ओनली शिकागो but other areas as well. Chicago had experienced mid-19th century population. Chicago एक इंडस्ट्रियल सिटी था, लेबर की ज़रूरत ज़्यादा थी, वहाँ पर लोग आ रहे थे, रह रहे थे। अगेन फ्यूल्ड बाय ड्रामेटिक इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन बोर्न इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स भी बहुत सारे आ रहे थे दूसरे मुल्कों से भी। उस दौर में यूरोप से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे। यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मिड-19th सेंचुरी है, तो अब क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया है, तो लोग ग्रीन पास्चर्स की सर्च में शिकागो के एरिया में आ रहे थे, जो कि इलिनॉय बनता है, ठीक है जी। लेकिन ये सिर्फ शिकागो स्पेसिफिक फिनोमिना नहीं था, बहुत सारे अर्बन सेंटर्स में कुछ इसी किस्म की सूरत हाल चल रही थी। ट्रांजिशनल नेबरहुड्स की जिक्र हमने कर दिया कि नेबरहुड्स में मुसलसल एक ट्रांजिशन थी, मोडिफिकेशन थी, कुछ ना कुछ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, हलचल थी, स्टेबिलिटी नहीं थी। अब अमीरों के घर तो नहीं होते कि अमीर तो जी कोई 5-10 साल लगा के एक बड़ी सी कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, रहते हैं, 2-3 की जनरेशन रहती हैं बिफोर मूविंग आउट फॉर ग्रेटर हाउस, एटलीस्ट 2 जनरेशन। ये तो छोटे छोटे घर थे, किराए पे रहने वाले लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, और फिर जा रहे हैं, ज़रूरत ख़त्म हो गई, नौकरी छूट गई, किराया नहीं है ज़्यादा देने को, या बेहतर किराया आ गया, तो एक ट्रांजिशन ऑन गोइंग थी। क्राइम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजिकली चेंज जो हो रहा है एनवायरनमेंट, ये चेंज हो गया। इसके अलावा अगेन स्टेबिलिटी नहीं है, वेंडर्स चेंज हो रहे हैं, बच्चों के दोस्त चेंज हो रहे हैं, स्कूल के टीचर चेंज हो रहे हैं, स्कूल के हालात चेंज हो रहे हैं, स्कूल के फंडिंग का इशू आ रहा है, स्कूल में पढ़ाई थोड़े से डिसकंटिन्यू, ये तमाम चीज़ें, ठीक है जी। इसने डिस्टिंक्ट नेबरहुड्स बना दिए, यानी हर नेबरहुड के कुछ डिस्टिंक्ट फीचर इन द सेंस बन गए। वो अभी हम जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात करेंगे तो पॉवर्टी रिडन ट्रांजिशनल नेबरहुड्स मोर प्रोन टू पीपल डेवलपिंग क्रिमिनल टेंडेंसीज, यानी वो नेबरहुड्स जहाँ पे अभी तक ट्रांजिशन ऑन गोइंग है, पॉवर्टी रिडन है, वो ज़्यादा प्रोन है कि वहाँ की आबादी क्रिमिनल बिहेवियर को इख्तियार करे। हाई पॉपुलेशन टर्न ओवर एंड इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट देयर नेबरहुड्स फ्रॉम क्रिमिनल। अब क्यों इन नेबरहुड्स में क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पर पॉपुलेशन टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुसलसल एक चेंज, एक बेचैनी, एक इज़्तिराब किसी कैफियत है। एंड इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट देयर नेबरहुड्स फ्रॉम क्रिमिनल ग्रुप्स। अब क्रिमिनल ग्रुप्स हर जगह हैं, और वो हर जगह कोशिश करते हैं कि अपनी जड़ें मजबूत करें, मगर गरीब लोकेलिटीज़ में, नेबरहुड्स में उनको क्या एडवांटेज है? तो एक तो लोग वैसे ही बड़े डिप्रेस और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं इन्वायरमेंट से, लेकिन उसके साथ साथ एक और जो चीज़ है कि वहाँ पर फिर सोशल स्ट्रक्चर्स, सोशल कंट्रोल्स इतने इफेक्टिव नहीं होते। सोशल कंट्रोल थेरी भी हम पूरी पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इतनी नहीं बनी होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है इनफॉर्मली, यानी ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट होता है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर वजूद में आता है। उन ऑर्गेनाइजेशंस के बनने से फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बनती हैं जो अपना एक रोल प्ले कर रही होती हैं। वो तमाम चीज़ें नहीं होती। लेकिन जब आप एक जगह पे 15-20 साल रहते हैं, तो आपको अपने पड़ोसियों का भी पता है, पड़ोसियों को आपका पता है। फिर कोई बच्चा अगर कुछ गलत काम भी कर रहा होता है ना, तो आप देखें कि पड़ोस के लोग फिर उसको रोकते हैं, उसके वालिद साहब को आके बताते हैं, देखेंगे मैंने इसको ना सिगरेट पीते हुए देखा, या मैं ये ना सड़क के गली के कोने पे खड़ा होकर दोस्तों के साथ जो है वो लड़कियों को आवाज़ें कसता है। आपने अपने इन्वायरमेंट में देखा होगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप एक लोकेलिटी में बहुत अरसे तक रहते हो, आपके वालिद साहब, आपके पड़ोसी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंटली अपना समझ के आपको, एक सोसाइटी में एक हलचल जब मची रहेगी तो तब ये चीज़ें होना बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की कुछ बातें मजीद, सक्सेसिव चेंजेस इन पॉपुलेशन कंपोजिशन की हमने बात कर ली। डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशन, देखिए कल्चर को कुछ स्टेबिलिटी भी चाहिए और ट्रेडिशन को रीइंफोर्स होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, लेकिन वो बार बार की इस एक्टिविटी से, इस ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन से वो चीज़ें टूट जाएंगी, तो ट्रेडिशनल कल्चर बर्बाद हो जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ डाइवर्जेंट कल्चरल स्टैंडर्ड्स, और फिर बड़े डाइवर्जेंट कल्चरल स्टैंडर्ड्स डिफ्यूज कर रहे हैं। डाइवर्जेंट क्या है? डाइवर्जिंग फ्रॉम द सोशल नॉर्म। सोशल नॉर्म्स के में जनरली तो पॉजिटिव नॉर्म्स आती हैं कि लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, इज्जत करें, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन हासिल हो, पढ़ाई की तरफ हो, हलाल रिस्क कमाएं। लेकिन डाइवर्जेंट कल्चर्स जब आएंगे तो डाइवर्जेंट कल्चर्स आपको दूसरी साइड पर ले जाने की बात करेंगे कि भाई दौलत किसी भी तरीके से कमाई जाए, एंड्स जस्टिफाई द मीन्स,
आप ये देखें कि अल्टीमेट गोल क्या है, सोसाइटी ने आपको क्या दे दिया, कोई बात नहीं है अगर अमीरों से लूट के कुछ खा लिया तो क्या है, वो भी तो हम हमारा ही इस्तेसाल करें, ऑल ऑफ दी। द फोर्थ थिंग इज ग्रेजुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ना फैमिली सिस्टम को भी थोड़ा खराब किया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में चेंजेस रैपिड होते हैं, शिफ्ट चेंज हो रही हैं, आपका ट्रांसफर हो गया, नौकरी से निकाल दिया, तनख्वाह कम, लेकिन रिलायंस ऑन जॉब ओवर रिलायंस हो जाती है, तो रिलायंस ऑन जॉब बढ़ जाती है, लेकिन तो जिसकी वजह से अगेन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होता है। तो चार चीज़ें क्या हैं, सक्सेसिव चेंजेस इन पॉपुलेशन यानी मुसलसल ट्रांजिशन, ट्रेडिशनल कल्चर के अंदर डिसइंटीग्रेशन हो रही है, डाइवर्जेंट कल्चरल स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, ग्रेजुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ नेबरहुड कल्चर। जनाब जब स्टेबिलिटी ही नहीं है तो नेबरहुड का कल्चर बनेगा कैसे? कल्चर के लिए कुछ वैल्यूज को थोड़ा सा टाइम तो लगे, टाइम गुजरेगा तो फिर ही आगे होगा ना। अगर मुसलसल चेंजेस हैं तो क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं आपकी रूटीन क्या है, अब आपके जॉब नेचर ऐसा है कि आपने हर हफ्ते एक मुख्तलिफ शहर में, तो आप मुझे क्या अपनी रूटीन बताएंगे? नहीं बता सकते। रूटीन तब बनेगी जब आप एक जगह टिक के बैठे हो। आप अपनी रूटीन क्या बताएंगे, यार मैं तो हर हफ्ते किसी दूसरे शहर चला जाता हूँ काम से। सो यही इस चीज़ को अगर आप मैक्रो लेवल पर देखें तो अगर सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मुसलसल लोग अपना घर बदल रहे हैं, अपने फ्लैट को चेंज कर रहे हैं, कभी कोई उनको उनका लैंडलॉर्ड निकाल देता है, कभी ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी रेंट पे नहीं कर पा रहे होते हैं, कभी लड़ाई हो जाती है आपस में, तो उसकी वजह से कल्चर रीइंफोर्स ही नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। कन्वेंशनल नेबरहुड ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशंस इज ब्रोकन, आर ब्रोकन, चिल्ड्रन फीलिंग डिस्प्लेस्ड एंड विदाउट अ स्ट्रॉन्ग डेफिनेट children always try to look up to their elders for guidance, for learning, but ऐसे में जबकि डिस्प्लेसमेंट बहुत क्विक हो, आप अपनी फैमिली के अलावा किसी को नहीं देख रहे होते हैं, तो वो जो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, बल्कि वैल्यू एम्बिग्विटी, एक एम्बिग्विटी प्रिवेल कर रही होती है, यार इनमें से कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी नहीं, इसको इख्तियार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब ये लोग शॉर्ट में किस तरह से आए। सो एक रिसर्चर ने 5 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड कर दिया शिकागो को। ठीक है, डिस्टिंक्टिव जोन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी एक छोटा सर्कल, एक बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। ठीक है, और फिर ऑब्जर्व किया क्रिमिनल बिहेवियर को कि कहाँ पर, तो देखा कि इंटर जोन क्राइम रेट्स में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा, यानी ये एरिया और ये एरिया, अब ये एक कॉलोनी है, ये दूसरी कॉलोनी है, ये तीसरी कॉलोनी, तो इन कॉलोनीज के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर। ठीक है जी, तो वो हमने देखा। अच्छा जी, ट्रांजिशनल इनर सिटी जोन्स। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा क्राइम प्रेवलेंट कहाँ पे था? सबसे ज़्यादा क्राइम प्रेवलेंट था इनर सिटी जोन्स में, जहाँ पर एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, फिर करीब लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो नौकरी की जगहों से करीब रहना चाहते हैं, और छोटे घर होते हैं। इनर सिटी जोन्स जहाँ पे मुसलसल एक पॉपुलेशन ट्रांजिशन चलती रहती है, वहाँ पर ज़्यादा। वहाँ पर क्यों? दो चीज़ें क्या थी ऐसी जो वहाँ पर आई। एक तो, जस्ट गिव मी अ मिनट जी, एक तो वहाँ पर था कि फॉरेन बॉर्न सिटीजन्स, क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया कि इमिग्रेशन हो रही थी और रैपिडली लोग बाहर से आ रहे थे नौकरी के लिए, तो वहाँ पर बोला। और दूसरा, रिसेंटली सेटल्ड थे, यानी नए नए आके सेटल हुए थे, उनको अभी रूट्स इस्टेब्लिश करने में अभी टाइम लग रहा था। अच्छा, और लोअर क्राइम रेट कहाँ पे था? उन जोन्स में जो कि सिटी सेंटर से फारदस्त थे। सिटी सेंटर से फारदस्त थे क्यों? क्योंकि एक तो शहर से दूर हैं, लाजमी बात है वहाँ वो लोग रहेंगे जो आना जाना अफोर्ड कर सकते हैं, जो बड़े घर होंगे जिनके, और जो एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रेजिडेंस की वजह से पहले ही जाकर वहाँ पर आबाद हो गए। तो आप देख लीजिए हमारे शहरों में भी आमतौर पर कुछ इसी तरह का हालात होते हैं। लेकिन अब एक और चीज़ वैसे आ गई है बड़े शहरों में कि अब इन फारदेस्ट एरियाज के बाद भी सबर्बन एरियाज भी उन शहरों के अंदर शामिल होंगे। वो एक और फिनोमेनन, लोअर क्राइम इन जोन्स फारदेस्ट फ्रॉम द सिटी। क्या उन्होंने कंक्लूड किया? क्राइम ड्यू टू को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर। मल्टीपल कल्चर जब एक साथ रह रहे हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, कोई भी कल्चरल वैल्यू एक तरह से फोर्टिफाई नहीं हो रही है, उसकी रीइंफोर्समेंट नहीं हो रही है, डाइवर्स वैल्यूज हैं, कन्वेंशनल डेविएंट वैल्यूज इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, एक एनमी की सी कंडीशन है, ANOMIE, अट्रैक्शन ऑफ एडोलेसेंट्स टुवर्ड्स रिच एल्डर्स हैविंग डेविएंट। अब लाजमी बात है, कोई देख रहा है, चलो ये तो जुआ खेल के आते, इसके पास पैसा बड़ा है अंकल के पास, कहाँ से आया? अरे यार ये जुआ खेलते हैं, तो खेलते हैं तो खेलने दो यार, क्या है, पैसा तो है। इस किस्म की कॉन्वर्सेशंस आपस में लोगों की शुरू होती हैं। क्यों? अगेन, वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं हुआ होता कि लोगों को 5-5 साल 10-10 साल बड़े लोग, मुख्तलिफ लोग मुआशरे के समझाएं कि नहीं यार ये सही है, ये सही नहीं है। तो फिर वो उनकी कन्फ्यूजन फिर इंटरनल कॉन्वर्सेशंस से दूर होती है। इंटरनल कॉन्वर्सेशंस में नए नए बच्चे होते हैं, जवान जवान,
वो अभी बड़े हो रहे होते हैं, प्यूबर्टी की स्टेज में होते हैं, देन दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, दिस हार्मोनल रश आल्सो फ्यूल्स इट, ओके। और फिर वो ड्रग डीलर्स, गैम्बलर्स, उनके पैसे, उनका लाइफस्टाइल उसको देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट। अच्छा जी, क्राइम रेट्स सेंसिटिव टू डिस्ट्रक्टिव सोशल फोर्सेज ऑपरेटिंग लोअर अर्बन नेबरहुड। हमने बात कर ली कि सोशल स्ट्रक्चर्स की बात है, तो जो फोर्सेज इन लोअर क्लास अर्बन नेबरहुड्स में हैं वो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है, वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं, और फिर क्राइम उसकी वजह से वजूद में आता है, क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनल टेंडेंसी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए शिकागो स्कूल को इकोलॉजिकल स्कूल का पार्ट कहा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कम लेना देना है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बिगर रूट कॉज हैं क्राइम का। पर्सनल एबनॉर्मेलिटी, साइकोलॉजिकल इश्यूज, डिफेक्ट्स, ये उतना ज़्यादा इनका अमल दखल नहीं है, अनलाइक व्हाट साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ट्राई टू क्लेम। क्राइम इज अ कांस्टेंट फिक्शन पॉवर्टी एरियाज रिगार्डलेस ऑफ सोशल एथनिक। एक जो क्रिटिसिज्म इस पे होता भी है पॉसिबल हुई कि आप एक तरह से क्राइम को पॉवर्टी से रिलेट करें कि गरीब लोग ही ज़्यादा क्राइम करते हैं। अच्छा, और ये चीज़ बड़ी हद तक बहुत लॉन्ग टर्म चलती भी रही, आगे चल के ये चेंज हो गया जब सदरलैंड ने कहा भाई रिच पीपल कमिट क्राइम्स दैट आर फार मोर इम्पैक्टफुल। तो वो कहते हैं कि गुर्बत के इलाके में, गरीब इलाकों में जहाँ पर गुर्बत जो है वो प्रिवेल कर रही हो, वहाँ पर रेशल और एथनिक मिक्सचर चाहे जो भी हो, वो इस क्रिटिसिज्म का आंसर उन्होंने खुद अपने कंक्लूजन में दिया कि हम ये नहीं कहते कि कलर्ड पीपल या ब्लैक जो हैं वो ज़्यादा क्रिमिनल होते हैं, या हिस्पैनिक ज़्यादा क्रिमिनल होते हैं, या एशियन ज़्यादा क्रिमिनल होते हैं, बल्कि जहाँ पर भी पॉवर्टी होगी, अगर वो इवन वाइट रेस से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं लेकिन वहाँ पर ट्रांजिशनल पॉवर्टी स्ट्रक नेबरहुड है, तो वो वाइट लोग भी ज़्यादा प्रोन होंगे। वहाँ कोई ना कोई जैसे अब हम अगर एथनिक की बात करें तो हम आमतौर पर बाज़ औक़ात कराची शहर के अंदर बहुत होता है कि लोगों को उनकी एथनिसिटी से लेबल कर दिया जाता है, ये पश्तून है तो ये इस किस्म का बिहेवियर, ये सिंधी है, ये उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी। कहते हैं जो मर्जी एथनिक बैकग्राउंड हो, अगर ये कंडीशंस जो डिस्कस की हमने, ये वाली कंडीशंस अगर प्रिवेल करती हैं तो फिर जो है वो क्राइम होगा। ठीक है जी। नेबरहुड डिसइंटीग्रेशन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। नेबरहुड के अंदर एक डिसइंटीग्रेशन हो, एक तोड़ फोड़ का शिकार हो, मुसलसल चेंज हो रहा है, इवॉल्व। कभी मोहल्ले के जो अंकल हैं या मोहल्ले के जो आप कह लें लीडर हैं वो कोई साहब बन जाते हैं, फिर छोड़ के जाते कोई और बन जाता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं। देखिए यही चीज़ हमारे मुल्क के साथ भी एक तरह से है कि मुल्क के अंदर भी स्टेबिलिटी आएगी तभी तो बाकी चीज़ें, कानून की हुक्मरानी, गवर्नेंस बेहतर होगी। ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम ऑन द लेवल ऑफ नेबरहुड देखें तो नेबरहुड डिसइंटीग्रेशन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। कम्युनिटी वैल्यूज, नॉर्म्स, कोहेसिवनेस अफेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर। ये तमाम चीज़ें, वैल्यूज क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, कोहेसिवनेस, सॉलिडेरिटी, यानी लोग एक दूसरे के साथ कितने जुड़े हुए हैं, यकजहती कितनी है, ये फिर एक इंडिविजुअल की बिहेवियर चॉइसेस को अफेक्ट करती है। सही है जी। अब हम डिसऑर्गेनाइजेशन के कुछ टेकअवेज को देख लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू पॉवर्टी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशनल वैल्यूज का ब्रेकडाउन, क्रिमिनल एरियाज, कल्चरल ट्रांसमिशन, क्रिमिनल करियर्स। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम आपसे भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉवर्टी होगी तो डेवलपमेंट ऑफ आइसोलेटेड लोअर क्लासेस, लोअर क्लास के लोग एक जगह एक तरह से ऑस्ट्रसाइज हो जाएंगे, आइसोलेट होकर रह जाएंगे, रेशियल एथनिक डिस्क्रिमिनेशन चलती रहेगी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगी, सोशल इंस्टीट्यूशंस ब्रेक डाउन करेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन, इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस का एक ब्रेक डाउन चलता रहेगा। इनफॉर्मल और फॉर्मल सोशल कंट्रोल वीक होगा। सोशल कंट्रोल यानी बड़े या सोसाइटी या हमारी फैमिली या सोसाइटी के लोग हमारे ऊपर जो कंट्रोल एक्सरसाइज। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का ब्रेक डाउन होगा, डेविएंट वैल्यूज़ आएंगी। भाई सीधे से चलते हुए आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, अब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकले, तो इस तरह की बातें फिर हमें डेविएंट वैल्यूज़ की तरफ लेके जाती हैं। क्रिमिनल एरियाज बनते हैं, फिर ऐसे क्राइम प्रोन एरियाज, नेबरहुड्स डेवलप होते हैं, फिर वहाँ पर क्योंकि कंट्रोल नहीं होता है तो क्रिमिनल बिहेवियर डीपली इन्फ्रेंच होता जाता है। फिर कल्चरल ट्रांसमिशन होती है, फिर अडल्ट्स जो हैं, वहाँ के बड़े जो हैं, वो इन नॉर्म्स को पास ऑन करते रहते हैं यंगर जनरेशन में। यंगर जनरेशन्स क्योंकि अट्रैक्ट होती हैं, उन्हें कॉपी करना होता है, वो इन बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर लेती हैं और फिर एक पूरा क्रिमिनल करियर बनता जाता है, एक लेगेसी डेवलप होती जाती है। ठीक है जी। सो दिस इज द brief yet comprehensive account of what social disorganization theory says. We'll meet again and talk about other social structure theory and then social processes theories.